तो अब जो वर्टिकल हमारा आ जाता है, वर्टिकल दैट इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की 3 डिग्रीज हैं, लो, मीडियम, हाई। इफ यू वांट टू द डिग्री ऑफ द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इट इज हाई, मीडियम और लो, देन देयर आर सम फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर। सो वो फैक्टर कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट। किसी भी इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है या उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट जो है वो उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाती है। जिस इंडस्ट्री का मार्केट साइज ज़्यादा होगा, जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है उसकी अट्रैक्टिवनेस भी हाई होगी। लेकिन अगर किसी भी इंडस्ट्री का मार्केट साइज कम है, अगर ग्रोथ रेट कम है, तो ऑब्वियस है उसकी अट्रैक्टिवनेस जो होगी वो मीडियम या लो होगी। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अगर हम बात करें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की, या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की, या फार्मा सेक्टर की बात करें, तो इनका मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है, इनकी ग्रोथ रेट भी अच्छी है। सो इनकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हम इंडिया में बात करें प्रॉपर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसकी मार्केट साइज भी अभी कम है और ग्रोथ रेट भी कम है। तो इसकी अट्रैक्टिवनेस जो होगी वो लो या मीडियम होगी। तो पहला फैक्टर है जो अट्रैक्टिवनेस तय करता है किसी भी इंडस्ट्री की, वो होता है उस इंडस्ट्री का मार्केट साइज एंड उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट। उसके बाद है इंडस्ट्री प्रॉफिट मार्जिन। भी एक इंडस्ट्री जो है कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के चलती है, कितना कैपेबल है वो प्रॉफिट ऑब्जर्व करने में। तो ये भी एक, अगर कोई इंडस्ट्री अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, जो फार्मा इंडस्ट्री है इस वक्त उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, सभी को पता है। तो ऑब्वियस है उसकी अट्रैक्टिवनेस भी अभी फिर ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो इसमें डील भी नहीं करते फार्मा सेक्टर में, वो भी इसमें आने को अब तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दे रही है। तो जिस भी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है उसकी अट्रैक्टिवनेस हाई होती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। एक इंडस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं, बहुत गंदा वाला कंपटीशन, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस कम होती है। लेकिन अगर कंपटीशन कम है या हेल्दी कंपटीशन है, तो वहाँ पे फिर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा हो, ये याद रखना आपको। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रही है तो ऑब्वियस है नई ऑर्गेनाइजेशन इतनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे फिर अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे भी काम चल जाएगा, उसकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होगी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा चाहिए, बहुत नई नई चीज़ें यूज़ करनी पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी महंगी है मान लो, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली है, या अफोर्ड नहीं कर पा रहा नया बिजनेस, तो उस केस में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जो है वो कम होगी। लेकिन अगर नॉर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी। उसके बाद कई सोशल, एनवायरमेंटल, लीगल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स आ जाते हैं एक इंडस्ट्री के, जो एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल की अगर बात करें हम, सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक एस्पेक्ट। अब जैसे इंडिया में अलग अलग धर्म है, तो यहाँ पे जो पूजा का सामान है, अगर जैसे इंटेंस स्टिक कहते हैं जिसे हम, अगरबत्ती वगैरह, उनका बिजनेस जो है, उनकी अट्रैक्टिवनेस जो है ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी ऐसी है। लेकिन अगर हम बात करें यही फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड कम होगी, क्योंकि वहाँ पे लोग ये चीज़ें कम करते हैं ज़्यादातर। तो दैट्स वाई जो सोशल, अब अगर हम कैंडल्स की बात करें, कैंडल एक क्रिश्चियन कंट्री में ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, जबकि एक इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस कम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे फिर उस कैंडल की डिमांड जो है वो कम होगी। तो सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही कई एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट्स होते हैं। ये भी चीज़ें, जैसे अब डेवलप नेशन जो है, वहाँ पे हर एक बंदे को राइट है, वो इजीली केस वगैरह कर देता है। अगर उसे लगता है कि दिक्कत है तो वो कोर्ट में जाते हैं, दूसरे बंदे को स्यू करते हैं, तो उनके लिए ईजी है। तो वहाँ पे एक लीगल फर्म का होना, एक लीगल जो बिजनेस है, उसकी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जो लीगल फर्म्स हैं, उस इंडस्ट्री में उसकी अट्रैक्टिवनेस क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और जो हमारे कोर्ट्स हैं उनमें आगे बड़े केसेस पेंडिंग हैं, तो लोग बचते हैं केस वगैरह करने या कोर्ट जाने से। तो जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और इसी तरह ह्यूमन एस्पेक्ट्स आ जाते हैं।
So these are the factors that a firm has to consider while they are study their industry attractiveness. तो दो चीज़ें हैं, वन इज अट्रैक्टिवनेस जो वर्टिकल एक्सिस पे आती है, एंड एक है जो हमने पहले की है बिजनेस स्ट्रेंथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही आती है। तो ये डिटरमाइन करने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या डिसीजन लेना है GE 9 सेल मैट्रिक्स में। सुशील, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है बहुत बड़ी मात्रा में, तो वहाँ पे एक नई फर्म या एक नया प्रोडक्ट उसको compete नहीं कर पाएगा, उस लेवल को प्रोडक्शन के अचीव नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे अट्रैक्टिवनेस लो होगी या मीडियम होगी। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नॉर्मल है, ज़्यादा प्रोडक्शन ना भी हो कम भी हो तो भी चल जाएगा प्रोडक्शन लेवल, तो उस केस में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑलवेज रिलेट्स विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है आपने ये देखना है कि जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है आपके, मान लो एक कंपनी जो है 4 प्रोडक्ट्स में डील करती है, लेट्स सपोज A, B and C, A, B, C and D, लेट्स सपोज अ कंपनी डील्स इन 4 प्रोडक्ट्स A, B, C and D, या 4 बिजनेसेस कह लो, तो उनको हमने सर्कल से डिनोट कर लेना है और उनको नाम दे देना है A, B, C, D। उसके बाद हमने उनकी एक तो देखनी है बिजनेस स्ट्रेंथ कि स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है या वीक है। उसके बाद देखनी है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ये दो चीजें आपने देखनी है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस देखते हैं हाई, मीडियम या लो। बिजनेस स्ट्रेंथ देखते हैं स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। ये 3 कैटेगरीज हमने देख लेनी है। उसके बाद हमने एक ऐसे प्लॉट कर लेना है, हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेंथ ले लेनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे अट्रैक्टिवनेस ले लेनी है। अब आपके सामने देखो एक बिजनेस था ए, हमने ये पाया कि जो ए बिजनेस है उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्टिवनेस जो है हाई है। और जो एक बिजनेस था बी, हमने ये स्टडी किया कि जो बी है उसकी जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है और बिजनेस स्ट्रेंथ जो है वो एवरेज है, ठीक है। और जो सी था, सी को हमने देखा कि इसकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक है लेकिन अट्रैक्टिवनेस जो है वो हाई है। और डी था, डी की जो स्ट्रेंथ थी वो वीक थी लेकिन अट्रैक्टिवनेस जो थी वो मीडियम थी। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है जो ए बिजनेस है हमारा उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। ए को ज़्यादा फोकस करो, उस पर इन्वेस्ट करो, उसको बिल्ड करने में ज़्यादा एफर्ट्स करो, वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। और जो बी है, बी अभी उसकी अट्रैक्टिवनेस कम है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आगे हम उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसको आगे ए कैटेगरी में मतलब ऊपर लेके आ सकते हैं। अब रही बात सी और डी की, इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा बिजनेस को कि इन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करना है या नहीं। सो इफ वी वांट टू इवैल्यूएट देन वी हैव टू कंसीडर दैट बिजनेस ए हैज स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेंथ एंड हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, such a business has high potential for growth, so it deserves the expansion strategies through large investments. And business B उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है पर अट्रैक्टिवनेस नहीं है, पर लेकिन हम बहुत ध्यान से चलते हुए इसको आगे लेके जा सकते हैं। सी जो है उसकी स्ट्रेंथ कम है, डी की भी स्ट्रेंथ कम है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो सी और डी हैं इनको हमें थोड़ा सा ध्यान से डील करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि इन प्रोडक्ट को अगर हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो बहुत सारी हमें स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी, या फिर हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं। वो हमें देखना, वो एक स्ट्रैटेजीज को यही देखना पड़ता है, यही जो डिसीजंस है वो लेने पड़ते हैं। तो जी जो मैट्रिक्स है वो बता देता है कि कौन सा जो बिजनेस है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये इसका डायग्राम है, इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये देख लो। उसके बाद इसी का पार्ट है स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी। ये जी जो 9 सेल मैट्रिक्स है उसी के अंडर आ जाता है। जी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स बिकॉज द 3 जोन्स आर लाइक, इसमें 3 जोन्स होते हैं स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी में, ग्रीन, येलो एंड रेड। ट्रैफिक लाइट को यूज किया गया, ये बहुत सिंपल है। हमें पता है जब ग्रीन लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, आगे निकलते हैं। येलो होती है तो हम देखते हैं, वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रेड होती है तो हम रुकते हैं। यही चीज है यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज हैं वो ट्रैफिक सिग्नल को यूज करके बनाई जाती हैं। कहते हैं अगर कोई प्रोडक्ट आपका ग्रीन जोन में आ रहा है तो इसका मतलब है उसकी, और ग्रीन जोन में कब आएगा ये भी सुन लो,
ग्रीन जोन में आएगा जब उसकी बिजनेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसकी अट्रैक्टिवनेस होगी वो भी ज़्यादा होगी, या मीडियम होगी या हाई होगी। जैसे कि हमारा ए था पीछे, ये जो ए था वो ग्रीन वाला कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट ग्रीन कैटेगरी में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उस स्ट्रेटेजी को या उस प्रोडक्ट को आगे लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्सपेंड करो, उस प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट करो, उसको ग्रो करने में हेल्प करो। तो ये होता है ग्रीन। येलो जो है वो कौन सा प्रोडक्ट येलो जोन में आता है? जिसकी बिजनेस स्ट्रेंथ लो होती है और अट्रैक्टिवनेस ज्यादा होती है। यहाँ पे सी जो देखो ध्यान से, सी की बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है लेकिन अट्रैक्टिवनेस काफी है। तो जो सी है वो येलो जोन में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत ध्यान से एक कॉशियस अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ेगी। उस कॉशियस अप्रोच को अपनाते हुए ध्यान से चलते हुए हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। जो इसकी बिजनेस स्ट्रेंथ है वीक, उसको हम वीक से स्ट्रॉन्ग तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट है रेड। रेड कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आते हैं जिनकी बिजनेस स्ट्रेंथ वीक होती है और अट्रैक्टिवनेस भी लो होती है, जैसे कि यहाँ पे डी था। अब ऐसे प्रोडक्ट में हमें देखना चाहिए कि क्या करना है। तो यहाँ पे डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही सबसे बेस्ट होती है, मतलब इस प्रोडक्ट को छोड़ना या डाइवेस्ट करना ही सबसे बेटर होता है। तो ये टॉप लाइट स्ट्रेटेजी है जो जीई 9 सेल मैट्रिक्स से ही रिलेट करती है। तो ये हमारा बेसिकली टॉप लाइट स्ट्रेटेजी था, ठीक है। तो कहते हैं कि ये काफ़ी बीसीजी और जी जो है आपस में मिलते जुलते हैं, पर थोड़ा फर्क है इसमें। बीसीजी मैट्रिक्स जो है उसमें 4 सेल होते हैं, याद रखो, ठीक है। ये जो 4 सेल कौन से थे? कैश काउज, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और डॉग। और जी मैट्रिक्स में 9 सेल होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और वहां पे 2 क्राइटेरिया थे, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट। यहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। और बीसीजी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स हम यूज करते थे उसमें एक सिंगल मेजर था कि ग्रोथ रेट कितना है मार्केट का या मार्केट शेयर कितना है। लेकिन यहाँ पे जी मैट्रिक्स में बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर कई सब पॉइंट्स हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के अंदर कई सब पॉइंट्स हैं। तो ये ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है जी मैट्रिक्स। और जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन थी, हाई या लो, आपने पीछे किया है। लेकिन जीई मैट्रिक्स में हाई, मीडियम, लो, ये जो 3 कैटेगरीज हैं वो अट्रैक्टिवनेस से रिलेट करती हैं, और स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक ये स्ट्रेंथ से रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू बीसीजी। और जो बीसीजी मैट्रिक्स है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जबकि जो जीई मैट्रिक्स है उसने बीसीजी मैट्रिक्स की लिमिटेशंस को दूर किया है। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी बीसीजी मैट्रिक्स की कि वो 2 फैक्टर्स के आधार पर स्टडी करते थे कि कौन सा फैक्टर स्टार है, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, कौन से कैश काउज हैं, कौन से डॉग्स हैं। वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट। लेकिन अब मार्केट शेयर में कई चीज़ आ जाती है ना, ग्रोथ रेट में भी कई चीज़ें आ जाती है, वो स्टडी नहीं करता था बीसीजी मैट्रिक्स। लेकिन जीई मैट्रिक्स ने उस दिक्कत को दूर कर दिया, उसने कई और फैक्टर्स भी स्टडी किए। तो दैट्स वाई कुछ लिमिटेशंस थी बीसीजी की, वो जीई मैट्रिक्स ने दूर कर दी। ये मैं बस इसके फ़ायदे यही हैं कि ये 4 सेल की बजाय 9 सेल इस्तेमाल करता है। यहाँ पे कंक्लूजन निकालना आसान है। यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है हाई, मीडियम, लो या स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं स्ट्रेंथ को और अट्रैक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। कमियाँ भी हैं इसकी थोड़ी सी। कमियाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, खासकर जब कोई बिजनेस इंक्रीज हो रहा हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और इसमें इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ जो है ये एक कहते हैं इट अपीयर टू बी ऑब्जेक्टिव, जब सब्जेक्टिव मैटर में इसे थोड़ा सा, अगर हम ऑब्जेक्टिव तो चलो ठीक है, लेकिन कई बार जो जजमेंटल बंदे होते हैं अपनी थिंकिंग के आधार पर, जजमेंट के आधार पर देखें तो हो सकता है कि एक बिजनेस एक बंदे के अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ कम हो। तो कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बैठे देखें तो बिल्कुल सेट बैठता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर पर्सन की देखें तो कई बार कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो अराइज हो सकती है। ये कमियां हैं वैसे, ठीक है, हम कमियां निकाल रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कई बार जो नए बिजनेस यूनिट्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी हो जाती है वहाँ पे असेस करना कि वो किस सिचुएशन में बैठ रहा है। और ये
ज़्यादा ब्रॉड स्ट्रेटेजिक प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करवाता है, और अगर हम किसी बिजनेस की स्पेसिफिक पॉलिसी अगर बनानी हो तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो ये था GE9 सेल मैट्रिक्स। तो कल आपका एग्जाम है जितना मैंने कराया जी, ये जो आज मैंने कराया वो एग्जाम में नहीं आएगा एमएसटी में, सिर्फ BCG तक आएगा, BCG तक आपने पढ़ना है, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं वीडियो। अटेंडेंस ले लेते हैं। सबसे पहले गीता और गुरप्रीत। उसके बाद है गुरप्रीत दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क कर लिया मैंने आप सबकी। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास।